गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं 14th चैप्टर विदेशी विनिमय दर, जिसमें हम सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कल के वीडियो में कि हम समझेंगे विनिमय दर के प्रकार। लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ें आपको समझा देना चाहती हूँ। एक है करेंसी अप्रिसिएशन और दूसरा है करेंसी डेप्रिसिएशन। ये जो दो टर्म्स है इसको आप समझिए। नाम से ही समझ आ रहा है, अप्रिसिएशन और दूसरा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टर्म्स आपने बहुत बार सुनी होगी, जिसका अर्थ होता है मूल्य ह्रास, यानी कि मूल्य का कम होना, और एप्रिसिएशन का मतलब है मूल्य का ज्यादा होना, यानी कि मूल्य में वृद्धि होना। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फॉरेन करेंसी के बारे में, तो ऑब्वियसली किसकी मूल्य ज्यादा होना, फॉरेन करेंसी। या अगर हम अपनी करेंसी की बात करें तो अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो फॉरेन करेंसी की तुलना में या तो बढ़ना या उसकी तुलना में कम होना। तो छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, उसकी कीमत है 62 रुपए, यानी कि एक अमेरिकन डॉलर खरीदने के लिए हमें 62 रुपए कीमत चुकानी पड़ती है। तो अगर उसकी कीमत घटकर हो जाती है 60 रुपए, 62 से हो जाती है 60 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, नहीं नहीं। इसका मतलब है कि जो डॉलर खरीदने के लिए हमें 62 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उसी एक डॉलर को खरीदने के लिए हमें केवल 60 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है हमारी जो करेंसी है वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई है, क्योंकि अब हमें ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ रहे। हमें जो अमेरिकन डॉलर है वो पहले की तुलना में ज्यादा महंगा नहीं पड़ रहा है। अब इसके बिल्कुल विपरीत है करेंसी डेप्रिसिएशन। इसका अर्थ है, मान लीजिए, एक सेकेंड, ऐसा मान लेते हैं कि करेंसी अमेरिकन डॉलर की जो वैल्यू है वो है 62 रुपए, और यानी कि एक डॉलर खरीदने के लिए हमें देने पड़ रहे थे पहले, ये है ओल्ड, और फिर ये चेंज हो गई न्यू। तो पहले हमने दिए 62 रुपए और उसके बाद हमें देने हैं 64 रुपए, यानी कि पहले एक डॉलर खरीदने के लिए केवल 62 रुपए देने पड़ रहे थे, 2 रुपए कीमत और बढ़ गई। अब हमें वो अमेरिकन जो करेंसी है वो महंगी पड़ रही है पहले की तुलना में। इसका मतलब है हमारी करेंसी का मूल्य ह्रास हुआ है, कि एक वस्तु हमें अब और महंगी पड़ रही है, हमें और ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं उसके लिए, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। अब मैंने दो चीजें और लिखी है कि जब करेंसी अप्रिशिएट होती है, देखिए हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई, यानी कि जब हमें जो अमेरिकन डॉलर है वो पहले की तुलना में सस्ता पड़ने लगा। मुझे अमेरिका घूमने जाना है या मुझे अमेरिका में कोई सामान मंगाना है, इम्पोर्ट्स करना है, अगर वो महंगा पड़ रहा था तो हम इम्पोर्ट्स कम करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें वो सस्ता पड़ने लगता है तो हम इम्पोर्ट्स बढ़ा देते हैं। अब इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं कब? जब करेंसी अप्रिशिएट होती है, हम विदेशों में ज्यादा जाना शुरू कर देंगे, यानी कि अपने करेंसी का आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये किसका बुरा इम्पैक्ट होता है कि जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका आउटफ्लो होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपकी इस सिलेबस में है भी नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन ये समझाने के लिए समझा रही हूँ मैं, ये पता होना चाहिए। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है? करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या होगा, पहले की तुलना में अब हमें वो करेंसी महंगी पड़ने लग गई, अमेरिकन डॉलर महंगा पड़ने लग गया। तो अगर हमें अमेरिकन डॉलर महंगा पड़ रहा है तो यानी कि विदेशी लोगों को अब हमसे चीजें लेने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो थोड़ी करेंसी पे करके हमारी ज्यादा करेंसी खरीद सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें दो चीजें और समझनी है। कई बार हम कहते हैं कि यार हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है डे बाय डे। कभी कभी ये नोइंगली भी किया जाता है ताकि अपने देश में से इंपोर्ट्स को कम किया जा सके और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, जिसे हम कहते हैं डिवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन। इसके बारे में मैं फिर बात करूंगी। तो फिलहाल इतना ही समझ लीजिए, करेंसी अप्रिशिएट यानी कि जब करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की तुलना में बढ़ जाती है, और डेप्रिसिएशन जब हमारी करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की तुलना में कम हो जाती है। अब विनिमय दर के प्रकार, एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं तो उसमें दो टाइप्स हम लोगों को पढ़ने हैं, समझने हैं। क्या वो दो प्रकार हैं? नाम से आप देख रहे हैं, अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, एक है फिक्स्ड और एक है फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड यानी कि स्थिर, फ्लेक्सिबल यानी कि परिवर्तनशील, नम्य, जिसे कि ढाला जा सके, जो समय के साथ परिवर्तित हो सके। अब मैंने बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि स्थिर विनिमय प्रणाली वो है जो कि सरकार द्वारा निर्धारित होती है। इसमें हम दो तरह के सिस्टम समझेंगे, एक है गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट और दूसरा है एडजस्टेबल पैक सिस्टम। स्वर्ण मान प्रणाली, स्वर्ण यानी कि गोल्ड यानी कि आपको पता है सोना। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट
किसी भी एक धातु जो है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर है, या कोई और करेंसी है, किसी और देश की करेंसी है, उसके साथ अपनी करेंसी की वैल्यू को मेजर करने लगती है। तो अगर मैं सबसे पहले इसका समझाऊं, पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी जिसे हम कहते हैं, गोल्ड में या सिल्वर में किसी में भी मेजर कर लेते हैं। तो उस समय ये प्रचलन जब 1920 के करीब की बात है, जब ये संसार के बहुत सारे भागों में ये वाली जो प्रणाली है ये प्रचलित थी। इसमें क्या होता था, मान लीजिए कि अमेरिका, ये कर नहीं चल रहा, मान लेते हैं अमेरिका की $1, ठीक है, अमेरिकन $1 में अगर 2 ग्राम सोना है, समझो इस बात को, और पाउंड में जो मान लीजिए यूएस का डॉलर है, मैं इसको कहाँ लिखूं, आप बस इसको समझ लीजिएगा कि एक अमेरिकन डॉलर है, ठीक है, उसमें $1 में 2 ग्राम सोना है, और अगर एक ब्रिटिश डॉलर है उसमें 4 ग्राम सोना है। सोने से मापना है, जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं, मान लीजिए आपको सोना खरीदने जाना है मार्केट के अंदर, तो अगर आपसे कह दिया गया कि एक ग्राम सोने की वैल्यू है 5,000, ठीक है, 1 ग्राम सोने की वैल्यू है 5,000, तो बड़ा इजी हो जाता है ना कैलकुलेट करना, हमें जितना सोना लेना है उतना पे करना है। सेम बात यह है, अगर एक सिक्के के अंदर $1 के अंदर 2 ग्राम सोना है और 1 पाउंड के अंदर 4 ग्राम सोना है, यानी कि 1 पाउंड किसके बराबर हो गया, वो हो गया $2 के बराबर। यानी कि 1 पाउंड खरीदने के लिए अमेरिका को $2 पे करनी पड़ेगी। इसको जरा समझ लीजिएगा, मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं रही हूँ बहुत क्लियरली, और ये मार्कर भी काम नहीं कर रहा है फिलहाल। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ था कि सोने की मात्रा निर्धारित, तो बड़ा इजी हो जाता था वैसे तो, कि मान लीजिए हमें चाइना से ट्रेड करना है, हमें जापान से ट्रेड करना है, हमें अरेबियन कंट्रीज से ट्रेड करना है, तो उनकी करेंसी के अंदर जितना भी विद्यमान सोना है, हमारी करेंसी में जितना भी विद्यमान सोना है, उन दोनों की वैल्यू को हम एस्टिमेट कर लेंगे, और फिर हम मेजर कर लेंगे कि कितना करेंसी हमें उसको पे करनी है, या कितनी करेंसी हमें उनसे चाहिए जब हम आयात और निर्यात करते हैं। दूसरा था एडजस्टेबल पैग सिस्टम। यहाँ क्या किया जाता है, पैग का मतलब है बांध देना। ये देखिए, आप एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, पैग, और ये ब्रेटन वुड में 1944 में एक मीटिंग हुई थी, क्योंकि इसके अंदर क्या था, बहुत ज्यादा जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, इसमें बहुत रिजर्व्स रखने पड़ते थे कंट्रीज को, हर कंट्री की करेंसी अपने पास रखनी पड़ती थी, जो बहुत मुश्किल हो जाता था अंतरराष्ट्रीय कोष को अपने पास रखना। तो एक एडजस्टेबल पैग सिस्टम लागू किया, ब्रेटन वुड में एक मीटिंग होती है अमेरिका में, जगह 1944, ये ईयर आपको याद रखना है। तो इसके साथ क्या करा, मान लीजिए कोई भी एक करेंसी है, जैसे कि डॉलर, अमेरिकन डॉलर, इसके साथ हमने अपनी डोमेस्टिक करेंसी को वैल्यू करनी है, बांध लिया हमने कहा कि हमें तो ये नहीं देखना सोना है नहीं है, हमें देखना है कि हमें $1 खरीदने के लिए कितना रुपये देना पड़ रहा है, हमारी वैल्यू वहां से निर्धारित होगी, ठीक है, इसे कहते हैं पैगिंग। तो है दोनों स्थिर, दोनों सरकारें ही मैनेज करती है। इसमें भी क्या एक कीमत निर्धारित कर ली जाती है कि कितना सोना खरीदा जा सकता है, उसके आधार पर निर्धारित कर ली जाती है। होता ये स्वर्ण से ही रिलेटेड है, लेकिन हमने अपनी करेंसी को अब सोने से नहीं, हमने पैग दूसरे देश की जो पावरफुल करेंसी है उसके साथ पैक कर लिया है, राइट। तो आप ये करंट अफेयर में जरूर पता करते रहेंगे कि इस समय हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कितनी है अमेरिकन डॉलर के सामने। इसके गुण क्या है, क्या खासियत है, खासियत क्या है, इसको हम बाद में समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नम्य विनिमय दर प्रणाली, नम्य यानी कि जिसको परिवर्तित किया जा सके, मांग और पूर्ति पर आधारित होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं। आप देख रहे हैं कि फिक्स्ड जो थी वो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती थी, जबकि जो फ्लेक्सिबल है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा, यानी कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा। हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई को बहुत अच्छे से समझा है, तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि डिमांड और सप्लाई, देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर करेंसी, मान लीजिए हमारे देश के अंदर अमेरिकन डॉलर की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सप्लाई कम है, हमारे पास अमेरिकन डॉलर है नहीं इतना, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ एक्सचेंज यानी कि जो अमेरिकन डॉलर के रेट बढ़ जाएंगे हमारे लिए। या इसको विपरीत तरीके से कहें कि हमारे देश में किसी एक दूसरे देश की करेंसी की डिमांड बिल्कुल नहीं है, लेकिन सप्लाई बहुत बड़ी है, तो उसके रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको हम फ्लोटिंग रेट सिस्टम भी कहते हैं। फ्लोटिंग यानी बहता हुआ, तैरता हुआ, कम ज्यादा हो सकता है, कभी बढ़ाव आ जाता है, कभी घटाव आ जाता है, मतलब जैसे एक धारा बहती है कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है।
डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी है। अब मान लीजिए हमारे देश के बच्चे कनाडा बहुत जा रहे हैं या यूएस बहुत जा रहे हैं, उन्हें बहुत जाना है, वहाँ से शॉपिंग करनी है, वहाँ जाके रहना है, तो ऑब्वियसली हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी चाहिएगी। अब इतनी ज़्यादा करेंसी की डिमांड जब हम करेंगे, हमारे फॉरेन रिजर्व्स में इतनी अगर नहीं है अवेलेबल, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मैं इन दोनों को समझाती हूँ कि इसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। वैसे तो आजकल देशों में यही वाली चल रही है, फ्लेक्सिबल, ये पुराना सिस्टम हो गया है, ओल्ड सिस्टम है। क्यों, रीज़न क्या है? पहले इसके गुण देखते हैं। गुण ये था कि स्थिरता रहती है। देखिए, जहाँ सरकारें आ जाएंगी वहाँ स्थिरता तो होगी, बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशंस नहीं आएगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े डिसीजंस जो लेने होते हैं उसमें डिसीजंस आसानी से लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अभी करेंसी की वैल्यू, मुझे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है हमारे देश को कहीं से कोई वस्तु आयात करनी है, निर्यात करनी है, कितनी करनी है, कितने टर्म्स तक करनी है, लोन लेने हैं, कितने टर्म्स तक के लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि हमें पता है अभी कीमतों में स्थिरता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इससे बढ़ावा मिलता है, स्थिरता होने के कारण हमें पता है प्राइस में बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आएंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज में बहुत चेंजेस नहीं आएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। और समष्टिगत नीतियां, यानी कि जो भी मैक्रो इकोनॉमी के लेवल पर जो नीतियां निर्धारित करती है सरकार, वो बहुत ही स्मूथली चलती है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि हमें अपने देश में बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स रखने पड़ते हैं फॉरेन करेंसीज के, क्योंकि हर देश के साथ व्यापार करना है, हर देश के साथ हम लोगों को संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय निधियां बहुत विस्तृत रूप से इसमें जरूरी है। पूंजी की सीमित गति है। पूंजी की सीमित गति इसलिए है कि अपने देश के अंदर आप देख रहे हैं विशाल अंतर्राष्ट्रीय निधियां बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमें रिजर्व चाहिए। हमें पता है कि कभी भी किसी भी समय हमें मान लीजिए पेमेंट करनी पड़ सकती है या किसी भी देश के साथ डील करनी पड़ सकती है, तो हम बहुत ज़्यादा आवागमन नहीं करते हैं, यानी कि पूंजी का, जो करेंसीज का। जोखिम पूंजी को निरुत्साहित करता है। जोखिम पूंजी कौन सी होती है? जब हम किसी नए वेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कोई फॉरेन कैपिटल में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना होता है। जोखिम पूंजी जैसे कि स्पेक्यूलेशन के लिए होती है, सट्टा बाजार जिसको कहते हैं, तो उसको भी निरुत्साहित करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो प्रॉफिट आने के बहुत चांसेस नहीं दिखते, जिससे जो इन्वेस्टर है वो हताश होता है। साधनों के बंटवारे में कठोरता है। और यहाँ आप देखेंगे कि जो इसके दोष है वही उनके गुण बन जाते हैं फ्लेक्सिबल के। तो अंतर्राष्ट्रीय कोषों की यहाँ आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भंडार भरने की ज़रूरत नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सारा। उसके अलावा जोखिम पूंजी को प्रोत्साहन मिलता है। इसके मैंने जैसे कहा कि जो स्थिर के दोष हैं वो सारे के सारे इसके बेनिफिट हो जाते हैं, तो जोखिम पूंजी को प्रोत्साहन मिलता है। अब वेंचर कैपिटल को यहाँ बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी। हम कोई नया स्टार्टअप करना है किसी विदेश में जाके, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, स्टेक्स खरीदने हैं, तो बहुत आसानी से, क्योंकि फ्लक्चुएशन हमें पता है प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आता है, जैसे कि एक सट्टा मार्केट के अंदर होता है। साधनों का अनुकूलतम आवंटन हो पाता है, क्योंकि पता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज में बहुत अप एंड डाउन होएगा, तो जहाँ जहाँ प्रॉफिट मिलेगा वहाँ साधन चले जाएंगे। और पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन भी होता है। हमने जैसे देखा था यहाँ आवागमन नहीं होता। आवागमन इसलिए नहीं होता है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भंडार भरे रखने बहुत ज़रूरी होते हैं, हम बहुत सिक्योर बेस पे चलते हैं। यहाँ पर आपको पता है मांग और पूंजी है, तो मार्केट फोर्स काम करता है। अब जो इसके गुण थे वो इसके दोष बन जाएंगे। अस्थिरता है, हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ स्थिरता है मार्केट में, स्टेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में। यहाँ अस्थिरता है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि रेट कब डाउन हो जाएंगे, कब बढ़ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता आती है और समष्टिगत नीतियां बनाने में बहुत समस्या आती है। तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स है वो आप अपनी बुक में पढ़ लेना। अब एक तीसरी चीज यहाँ पर एक और समझनी है, इन दोनों का जो मिक्सचर है, एक सरकार द्वारा निर्धारित और दूसरा मांग और पूर्ति पर आधारित एक नया सिस्टम अब चल रहा है, वो है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसे हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। यानी कि आप देखिए नाम से पता चल रहा है मैनेज्ड, यानी कि जिसको अब मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? हमने कहा कि मार्केट फोर्सेस अपने आप काम करेंगे, अपने आप डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा, या सप्लाई बढ़ेगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे में तो बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो अब इंटरफेयर कौन करता है? गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, अब इंटरफेयर करता है आरबीआई। आपको याद हो हमने आरबीआई का जब चैप्टर किया था, हमने कहा था इट इज़ अ कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स। तो क्योंकि आरबीआई के पास बहुत सारे फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो ऐसे में वो अब ये मैनेज करता है कि जब उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, रेट ज़्यादा हो गए, तो सप्लाई कितनी रखनी है, सप्लाई बाहर निकाल देंगे। जैसे कि हमने मुद्रा में भी समझा था, इस चैप्टर सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में समझा था, जो उसकी मौद्रिक नीतियाँ थी, तो वो इसी तरह से यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं
कि अगर लगता है कि सप्लाई बढ़ानी है तो वो फॉरेन रिजर्व्स में मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ा देते हैं। जहाँ लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स हमारे कंट्री में बढ़ रहे हैं क्योंकि करेंसी क्या हो रही है, करेंसी हमारे देश के अंदर अगर अप्रिशिएट हो रही है तो इम्पोर्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं जिससे करेंसी का आउटफ्लो होता है। तो ऐसे में आरबीआई इंटरफेयर करती है और ये कोशिश करती है कि बैलेंस बना के रखे। इसे गंदी तरणशीलता इसलिए कहते हैं, बहुत सारे देशों में इसके क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये बिल्कुल मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड होना चाहिए, इसमें आरबीआई को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। तो एक तीसरी तरह की रेट सिस्टम ये भी है। फिर हम यहाँ समझेंगे, जैसे मैंने बात की थी मांग और सप्लाई की, डिमांड एंड सप्लाई की, तो आप देख रहे हैं विनिमय की संतुलन दर आपसे पूछा जाएगा। तो मैं हमेशा बताती हूँ संतुलन दर वहाँ होती है जहाँ पर जो भी दो चर हमने लिए हैं वो बराबर हो जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिया है फॉरेन करेंसी का सप्लाई एंड डिमांड कर जो कि नकारात्मक होता है, सप्लाई जो कि धनात्मक स्लोप होता है। आप देख रहे हैं जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम है, यानी रेट ऑफ एक्सचेंज वो दरें निर्धारित हो जाती है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसमें किसी गवर्नमेंट की आरबीआई के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इसको अगले लेक्चर में हम और डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।